दोस्तों, हथियारों से लैस पुलिस साथ चल रही थी, तभी दो बदमाश आए और एक हिस्ट्री शीटर पर फिल्मी अंदाज में गोलियां दागकर फरार हो गए। नहीं, ये किसी फिल्म की शूटिंग का सीन नहीं था दोस्तों, बल्कि गैंगवार का एक छोटा सा नमूना था, जिसकी झलक देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल बीते रोज हरिद्वार में दिन दहाड़े एक ऐसा भयंकर गोलीकांड हुआ, जिसकी गूंज मेरठ से होते हुए लखनऊ तक सुनाई दी। रुड़की जेल से लक्सर कोर्ट में पेशी पर लाए जा रहे अपराधी विनय त्यागी पर धुआंधार फायरिंग हुई तो फ्लाईओवर पर हड़कंप मच गया। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस की सुरक्षा में चल रहे वाहन को निशाना बनाया था। ताबड़तोड़ फायरिंग की चपेट में आने से कुख्यात विनय त्यागी समेत दो पुलिस कांस्टेबल भी घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। घटना की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से बदमाश गोलीकांड को अंजाम देकर फरार हुए, लग रहा था कि पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनकर खड़ी है। पुलिस को हथियार शायद भौकाल जमाने के लिए दिए गए हैं, चलाने के लिए नहीं दिए गए, और जो गोलियां चलाई भी गईं, वो उन शूटर्स तक पहुंच नहीं पाई। और दोस्तों, सवाल तो खड़े होंगे ही जब बदमाश बिल्कुल सामने थे, पुलिस के हाथ में हथियार थे और वो भाग निकले। बहरहाल इस सनसनीखेज वारदात ने गैंगवार की आशंका को बढ़ा दिया है, क्योंकि विनय त्यागी कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था। विनय त्यागी की कुंडली देखिए जरा। विनय त्यागी का क्राइम नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। वो गिरफ्तारी से पहले कई राज्यों में छिपकर पुलिस को चकमा दे रहा था। त्यागी के खिलाफ हत्या, रंगदारी, हथियार तस्करी और अपहरण के 60 के करीब आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि बेहद कम उम्र में ही विनय ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। धीरे धीरे उसने अपने संगठन को मजबूत किया और उसे कई राज्यों तक फैलाया। वो एक राज्य से दूसरे राज्य में हथियारों की सप्लाई भी करता था। उसके गिरोह में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात कही जाती है। कुख्यात विनय त्यागी का मेरठ से भी पुराना नाता रहा है। वो यहाँ कुछ समय किराए के मकान में रहा था। एक समय वो बदन सिंह बद्दो, भूपेंद्र बाफर, नीरज भाटी सरीखे गैंग से जुड़ा रहा। मेरठ में विनय त्यागी का नाम सबसे पहले 2015 में उस वक्त सामने आया जब 2 युवकों की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। इस मामले में विनय त्यागी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। धीरे धीरे विनय त्यागी पुलिस की फहरिस्त में अपराध का एक बड़ा नाम बन गया। विनय त्यागी पर हत्या, अपहरण, डकैती जैसे संगीन वारदातों के करीब 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। मेरठ में थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में दर्ज एक मुकदमे में वो लंबे समय से वांछित चल रहा था। लोग बताते हैं कि वेस्ट यूपी में अपना नेटवर्क फैलाने के लिए वो कुछ महीने दुबई में भी रहा। उसके बाद चोरी छुपे भारत लौटा और दिल्ली में किराए का फ्लैट लेकर रहने लगा। हालांकि मेरठ एसओजी को जब इसकी भनक लगी तो जून 2024 में उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। फिलहाल विनय त्यागी कस्टडी में घायल है और हमलावर फरार है। पुलिस हमलावरों की संख्या, पहचान और मंशा की जांच कर रही है। आशंका है कि बदमाशों ने विनय त्यागी को छुड़वाने के लिए या फिर किसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूसों के खोखे बरामद किए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस को हुसैनपुर के पास सड़क किनारे संदिग्ध हालत में एक बाइक भी मिली है, जिसे घटना से जुड़ा बताया जा रहा है। वहीं मामले से जुड़े कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। घटना के बाद पूरा इलाका खौफजदा है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपने जाना कि विनय त्यागी कौन है, किस तरह से उस पर 60 के करीब मुकदमे दर्ज हैं और अब उस पर गोलीकांड हुआ है। तो अब गैंगवार की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि एक अपराधी पर हमला होना कहीं ना कहीं एक आग को भड़काता है। तो क्या अब उत्तराखंड के अंदर एक गैंगवार देखने को हमको और भी मिलने वाली है? इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। मेरे पापा के ऊपर गोलियां चलाई गई जब वो पुलिस कस्टडी में थे। वो पुलिस कस्टडी में उनको रिमांड डेट के लिए लेके जाया जा रहा था कोर्ट में। हमें लगा था कि ऐसे उनकी जान को खतरा है। हमें पता था, क्योंकि हमारे को हरास किया जा रहा था, हमारी पूरी फैमिली को हरास किया जा रहा था। हमें मना किया जा रहा था कि उनसे मिलने मत जाओ, उन्हें अकेला छोड़ दो वहां पे जेल में। हमने आज उनकी रिमांड की डेट थी, हमें लग रहा था ऐसा कुछ होने वाला है, तो हमने सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेशन डाली थी कोर्ट में, और वो एप्लीकेशन अब जज ने अप्रूव भी करी। जज ने ऑर्डर पास किया, जज ने मेल भेजी, फैक्स भेजा और कॉल भी करा
और ये बोला कि उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए। उनके साथ ये हश्र हुआ है आज। और क्या कोई रंजिश वगैरह कुछ ऐसा कुछ था? जी बिल्कुल, लेकिन ये चीज तो वो ही बता पाएंगे ना, उनसे स्टेटमेंट नहीं ली जा रही है। जज को ये बोला, जज ने फोन करके ये पूछा पुलिस से कि हमें कि हम कोई मजिस्ट्रेट आके उनका स्टेटमेंट ले ले, वो इस हालत में है क्या। जज ने बहुत नेगेटिव आंसर दिया, पुलिस ने बहुत नेगेटिव आंसर दिया। पुलिस ने बोला कि नहीं, वो इस हालत में नहीं है। जबकि मैं उनसे मिलके आई थी थोड़े टाइम पहले ही, मैंने उनसे बोला था कि मैंने उनसे बात करी, मैंने बोला डैडी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ मेरा बच्चा। मैं कहा डैडी आप कैसे हो, वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो ठीक नहीं है ना। लेकिन वो इतनी हालत में है कि वो अपना स्टेटमेंट दे सकते थे पहले भी। उनको 12:30 बजे बुलेट लगी थी, ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, चार बुलेट लगी है उन्हें। और उनको तीन डिफरेंट उसमें हॉस्पिटल में ट्रांसफर करा गया है 12:30 से शाम को 6 बजे तक। 6 बजे उनको यहाँ ट्रॉमा इमरजेंसी में लेके आए एम्स में, उनको इलाज उनका स्टार्ट किया गया। उनके सीटी स्कैन अब हुआ है, उनका ऑपरेशन रात को होगा 11 बजे। ऐसा कैसे, इतना टाइम कैसे लग सकता है 3 डिफरेंट हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने के बाद भी। तो क्या वजह लग रही है आपको? हमें वजह ये लग रही है कि ये कोई प्लान चीज है। मेरे पापा मम्मी को एक झूठे केस में फंसाया गया था, जानकर फंसाया गया था झूठे केस में। उनको ये तक बोला था कि आपने मेरी मम्मी के थ्रू एप्लीकेशन गई है देहरादून जेल में जहां वो पहले थे, वहां से रुड़की ट्रांसफर कर दिया। लेकिन ऐसी कोई एप्लीकेशन हमने दी नहीं, क्योंकि वो उधर ठीक थे, वो उधर सेफ थे। हमें पता था कि यहाँ सेफ नहीं है, तो हम इधर क्यों डालेंगे एप्लीकेशन, ऐसा हमें वो बोला गया।